स्टार्ट करते हैं अपन कहानी पे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो केस, दूसरा केस क्या था कि V1 से आए, तो हम पढ़ रहे थे न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स, ठीक है ना। मैंने बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ था फोर्स बराबर dP बाय dt। आप जो पढ़ते हैं F बराबर ma, उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि F बराबर ma केवल तब लगता है जब मास कांस्टेंट हो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा मास कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हम आगे आ गए थे इंपल्स, हमने पढ़ लिया था कि इंपल्स सच्चाई में देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है। इंपल्स बेसिकली होता है चेंज इन मोमेंटम। अब वो बहुत बड़ा नाम बार बार लेना पड़ता है, उसके लिए एक निकनेम बना दिया जिसका नाम दे दिया इंपल्स। और हम चर्चा करें यूनिट की, तो उसकी यूनिट हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक उसकी डेफिनेशन से आ जाएगी न्यूटन इनटू सेकंड, और एक उसकी मीनिंग से आ जाएगी, वो है केजी मीटर। या तो कोई डाउट? अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे कुछ केसेस कोलिजन विद वॉल। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दीवार से कोलिजन हो रहे हैं, वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। पहला केस हमने पढ़ा था कि बॉल अगर टकराए और टकरा के रेस्ट पे आ जाए, तो उस केस में फाइनल मोमेंटम विल बी 0। तो मैंने बताया कि डेल्टा पी आ जाएगा mv और फोर्स हो जाएगा mv बाय e। दूसरा केस हमने पढ़ा था कि v1 से आए और v2 से जाए, मतलब v1 से मतलब 6 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल टकराई और टकराने के बाद 8 मीटर पर सेकंड से आ गई, तो अब मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? m into v1 plus v2। ध्यान रहे गलती केवल यही होगी, हम प्लस करना भूल जाएंगे, हम माइनस कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्शन भी पलट गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस हमने पढ़ा था कि v1 से जाए और v1 से ही आ जाए, कि 6 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल गई, टकरा के दोबारा रिबाउंड कितने से हो गई? 6 से। तो उसमें कितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा? 2m। पक्का? एंड द फोर्थ वन इज कि किसी एंगल थीटा से आए और उसी एंगल थीटा पे जाए। सच्चाई में हम ये बात जानते हैं कि ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, किसी भी कोलिजन में ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं होती है कि जितने एंगल पे है उतने एंगल पे जाए। लेकिन हम एनएलएम में केवल कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हैं? इलास्टिक। बाकी सारे जो फिजिकल केसेस होंगे वो हम कहां पढ़ेंगे? कोलिजन। यहां तक बात सब क्लियर हो गई है? चलिए, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कोई भी नहीं किया था। एक तो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे थीटा वाले, बोलो, उसी से मैंने मिलता जुलता होमवर्क भी दिया था। हो रहे थे सवाल कुछ डिस्कस बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ते रहिए। कल ईएलपी मिल गई थी, ईएलपी भी अपने एंड पे करते रहना सॉल्व, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं क्लास पर डिस्कस करूं। जब भी मेरे को समय मिलेगा अपने आप डिस्कस कर लूंगा, उससे एक दिन पहले मैं जरूर बताऊंगा। जैसे मुझे कल डिस्कशन करना होगा तो मैं आज बताऊंगा कि यार हाँ कल डिस्कशन करना, कल उस हिसाब से आप ईएलपी लेके आएंगे। अभी आप अभी तक के लेवल के हिसाब से आप ईएलपी 1 और ईएलपी 2 दोनों कर सकते हैं, है ना, एनएलएम में। अब अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट सिलेबस की, तो टेस्ट सिलेबस आपका बनाया गया है काइनेमेटिक्स में है। काइनेमेटिक्स में आपका है बेटा प्रोजेक्टाइल प्लस रिलेटिव, और एनएलएम टिल्टॉट। जहां तक भी पढ़ाया जब से पुली तक हो पाएगा तो वहीं तक ही होगा एनएलएम टिल्टॉट। इस लेवल से अपना किसका? फिजिक्स का। बेसिक मैथ वेक्टर कुछ भी नहीं ये, क्योंकि ये वाला जो पूछ रहे हैं ये आपका भी रिवाइज शायद ना हुआ हो, तो उससे क्या हुआ? रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली मैं वही पॉइंट उठा रहा हूं जिससे रिवीजन हो जाए। अब मैं बेसिक मैथ भी दूंगा तो उसे क्या रिवाइज कर लोगे तुम? वो तो आता ही है तुम्हें इतना, तो वेक्टर्स भी अब थोड़ा थोड़ा जिसको आना था उसको आ चुका है। अब बस ये दोनों प्रॉब्लम करते हैं। अरे अब वो वाला भी तुम्हें आ गया है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, केसेस, हल्का हल्का ग्राफ, वो सब याद है। ये दोनों में एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। ठीक, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवालों की। अब आपको सवाल में केवल केस पहचानने होंगे कि कौन सा केस सवाल ने दिया है। लिखिए पहला सवाल। A player, जल्दी लिखिएगा। A player catches a ball. A player catches a ball of mass 10 gram, of mass 100 gram, 100 gram. A player catches a ball of mass 100 gram, which
which is coming towards him, with speed 90 kilometer per hour. With speed 90 kilometer per hour. If contact time in the hands, is 20 millisecond, then find out average force exerted. Then find out average force exerted on his hands. Average force exerted on his hands. बोलना नहीं है। कौन सा केस, अगर केस सोचता कौन सा केस हुआ होगा? पक्का, क्योंकि हाथ में आने के बाद तो क्या हो गया होगा? सही है। देख कैसे करेंगे, कितने लोगों को बना लिया? क्या है आंसर? 125 न्यूटन। क्या फॉर्मूला क्या लगेगा ये बताओ? F इज इक्वल्स टू F एवरेज बोल दो इसको, क्या होगा? mv/t। अब बस सारी चीजें तुम्हें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यूनिट कन्वर्जन है, क्योंकि मास किसमें 100 ग्राम में, तो 100 × 10⁻³ स्पीड कितनी है? 90 को भी चेंज करना पड़ेगा, 90 × 5/80 कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। इसमें रख देते हैं यहाँ पर 25 अपॉन टाइम कितना? 20 मिलीसेकंड। 20 × 10⁻³ -3 से -3 गया, सिंपल डेटा बन गया था एकदम। कितना? 125। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत थी? साधारण सवाल में भी केस पहचान लिया था, बॉल हाथ में आ गई तो हाथ में आ गई तो किस में आ गई होगी? नेक्स्ट लिखिए, a ball of mass 50 ग्राम, 50 ग्राम, a ball of mass 50 ग्राम, a ball of mass 50 ग्राम collides with a ball with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second. It rebounds along the same line. It rebounds along the same line. It rebounds along the same line with speed 6 meter per second. It rebounds along the same line with speed 6 meter per second. If contact time with the ball is 0.2 second, if contact time with the ball is 0.2 second, then find out average force on the ball will be.
Then find out average force on the wall will be. कौन सा केस है? कौन सा केस है? सेकंड। बस केस पहचानो, बड़ा आसान लगेगा। बस अब कन्वर्जन कर लेना यूनिट का। चालीस न्यूटन 4 आ रहा है। 4 देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? इधर देखिए, इसमें इधर वाला बोर्ड क्लब है या ऊपर वाला बोर्ड क्लब है? वो वाला इधर वाला बोल रहे हैं। इसमें कैमरे में दिख रहा होगा ना? बंद पड़ा इधर देख। मेरे ख्याल से तो ये वाला होना चाहिए, इसके ओरिएंटेशन। यस सर, ये वाला सही है सर, सही है। हाँ देखिए, ध्यान सुनने बात। हाँ, आंसर तो क्या आएगा? एवरेज फोर्स जो इसमें आएगा वो आएगा m इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय t। ये कैसे आया? इसके आगे लिख देना y। ये मैंने कल पढ़ाया था। m कितना आया? m 0. पता है ऐसे केस पढ़ने से क्या आसानी मिलेगी? पता है, ये मेरे अनुभव है। इससे आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी कि मैं सब्ट्रैक्शन करूं या एडिशन करूं, जबकि याद भी नहीं करे हमने, लेकिन वो अपने आप अब सेट हो जाता है दिमाग में। ठीक, कितना आएगा? 50 ग्राम है ना, तो ऐसे लिखा करो 50 इंटू 10 की पावर -6, ऐसे लिखा करो हमेशा, वो कांसेप्ट की तरह। इंटू वेलोसिटी 10 प्लस 6 डिवाइड बाय टाइम 0. बस ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ये ऊपर से जाएगी 0। इस 2 0 से 2 0 चली गई, कितना बचा? 5/20 और यहाँ पे क्या हो गया? 16। सब हो गया? यस सर, 0.4 क्या आ गया? अगला करें, चलिए नेक्स्ट देखिए। अलोंग विद द सेम लाइन का मतलब ये बेटा उसी लाइन पे जाना है, ऐसे गया टकरा के इसी लाइन में वापस। मतलब एंगल कितना है? 0। हेलो, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि एक कोई भी बॉल है, उसको 10 मीटर की हाइट से फेंका, ड्रॉप किया है ना, ध्यान रखना, इक्वल टू 0। बॉल कहाँ आई? नीचे आई, इस पे टकराई दीवार पे, फ्लोर पे, और उसके बाद रिबाउंड हो गई, और रिबाउंड होके केवल यहां तक ही जा पाई। कितना ऊपर? 5 मीटर ही ऊपर जा पाई। सवाल समझ में आया? एक बॉल आई, कांटेक्ट टाइम जो था मान लीजिए वो कितना है? 0.2 सेकेंड है। बॉल का मास कितना देते हैं मान लो? वही 50 ग्राम। 50 ग्राम की बॉल है जो यहाँ से ड्रॉप कर दी, नीचे आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद उठी होगी, उठ के इस लाइन पे जाएगी, और इसी लाइन को क्लबिंग ना हो, इसलिए मैं कहा दिखा रहा हूँ बगल में। अरे ऐसा नहीं हो कि टकराने की यूं करके फिर यूं हो जाएगी, ये तो हमें पता है ना यार, हमने इतना अच्छे से काइनेमेटिक्स सीखा है। तो उसके बाद अगर ऊपर जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे आकर दोबारा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। मैक्सिमम हाइट आ गई, मतलब कितनी? 5। तो बताएगा यहाँ टक्कर जो हुई थी तो इस पर कितना फोर्स लगाया? एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स ऑन द ग्राउंड, एवरेज फोर्स ऑन द ग्राउंड। बेटा वो 10 मीटर, न्यूटन कहां से आ गया? ये 10 मीटर की हाइट है,
तो ये 5 मीटर की हाइट है। देखिए ध्यान से सुनते सवाल को, समझते पहले थे तुम ही कर पाए। सोचो अब हमें तो क्या लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है केस कौन सा है, ये समझ में आ रहा है किसी स्पीड से रिबाउंड हुआ होगा और किसी और स्पीड से बाउंस बैक हुआ। अब इसमें लगता क्या है बच्चे को कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल भी, एवरेज फोर्स 0। वो एवरेज फोर्स जो आप देख रहे हो वो पूरे पे एवरेज फोर्स हुआ, मैं केवल किसमें पूछ रहा हूं, दीवार पे। तो ध्यान रखिएगा कि जब दीवार पर एवरेज फोर्स पूछा है तो जो फॉर्मूले में हम V1 V2 लिखते हैं ना, वो V1 V2 कब है, जस्ट टकराने से पहले वाली तो है V1 और जस्ट टकराने की बाद वाली है V2। ये नहीं है कि यहां टकराया उसके बाद वापस यहां चला गया ये वाली V1 होगी, नहीं। दोबारा समझे कि मान लीजिए यहां से बॉल आ रही 100 मीटर पर सेकंड से और टकराने के टाइम पे उसकी स्पीड रहेगी 60, तो मेरे लिए काम की कौन सी है, 60 या 100? 60। टकराने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी एंड टकराने के जस्ट बाद वाली इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी। नहीं समझ आया? मतलब यहां पर हमें निकालनी पड़ेगी टकराने से एक मोमेंट पहले मान लीजिए स्पीड कौन सी है, v1। कौन सी है, v1। यहां पर वो ये जो वेलोसिटी टकराने के जस्ट एक मोमेंट पहले आई होगी इधर, वो मान ली कितनी, v1, और टकराने के जस्ट एक मोमेंट क्या आई होगी, v2। मुझे v1 v2 निकालने पड़ेंगे और v1 v2 निकालने के बाद सवाल वापस क्या हो गया, यही तो हो गया। और v1 v2 निकालने के लिए थोड़ी सी खुशबू किसकी है, समझ आ रहा है? क्या किया है, ड्रॉ अंडर रूट 2g है। तुम्हें नहीं आया है, बस v1 निकाल देंगे। v1 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2g h1 मान रहा हूं, मान लो इसको, तो 2 इंटू g कितना 10, h1 कितना 10 का रूट कितना आ गया 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आ रहा है? ये v1 वेलोसिटी कौन सी है, टकराने से जस्ट एक मोमेंट पहले, और वही काम की होती है। ये नहीं आप घर से कितने चले हो, दीवार से टकराने से जस्ट एक बिंदु पहले वाली वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और टकराने के जस्ट बाद वाली को बोलेंगे फाइनल। टकराने के 10 सेकंड बाद वाली को नहीं बोलेंगे फाइनल। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब v2 कैसे निकालें, वही होगा अंडर रूट 2g। हाँ लगा, उससे वही आएगा। मैक्सिमम ये नहीं ना, मैक्सिमम कितनी होती है, u स्क्वायर बाय 2g। अरे भूल गए क्या? अच्छा ऐसा लगा ले, यहां से आता फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल निकालनी और क्या पता है हाइट। कौन सी इक्वेशन, थर्ड लगा दो। चल यहां से थर्ड इक्वेशन लगाओ, क्या बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी v2 स्क्वायर और ऊपर डालिए ना बॉल, g कहां है नीचे, 2g इनटू 5। बोलो यहां से v2 का स्क्वायर कितना आ गया 10 इंटू 10, तो v2 कितना आ गया 10 मीटर। क्या मेरे पास v1 आ गया है, v1 ये रहा। क्या मेरे पास v2 आ गया है? क्या आप सवाल करना पड़ा है, बेहद आसान है। केस नंबर 2 है, तो एवरेज फोर्स विल बी m इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय e। बस सवाल में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स था, v1 और v2 को निकाल लीजिए। m 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3, v1 v2 कितना हो गया 10 रूट 3 प्लस 10 सॉरी 10 रूट 2 10 रूट 2 प्लस 10 डिवाइड बाय टाइम 0.2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक काम पर 10 को बाहर ले लें, 10 को बाहर लेगा तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा, और एक ये गया 5000 हो गया, 3 से 3 गई तो कितना बचा 50 मतलब 25। सॉरी 2.5 अंदर क्या होगा 1 प्लस रूट। अब देखो यहाँ पर ये आंसर नहीं था, आंसर एकदम हैंडसम सा आंसर था। कैसे, इसको रख दिया वैल्यू 1.4, 1.4 प्लस 1 2.4, 2.4 इंटू 2.5
2.5 इंटू क्या करना है 2.4 100 10 60 क्या आएगा 6 न्यूटन। देखो कितना अच्छा आंसर बताइए क्यों दिया है उसने। जब इसको सॉल्व करेंगे मान लो हमारा √2 आएगा और सारे ऑप्शन कैसे मिलेंगे 6 5 तो हमें क्या लगेगा हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने सोर्सेज पे कभी भी कोई विश्वास नहीं समझे। √2 वाले नहीं देगा वो ऑप्शन। वो क्या करेगा आप चला कैसे लिखेगा 6 8 10 तुमको लगेगा इतना टफ तो नहीं है इसको सवाल यार। जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो आंसर √2 में आएगा। तुम्हें सॉल्व करते करते अंदर से दिमाग क्लिक करेगा यार सारे रूट में आ रहे थे तो आंसर ये तुरंत आ रहा है इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। शायद सवाल बहुत ही आसान है। ध्यान रखिएगा आप अगर सही सोचते तो आंसर सही आएगा। क्या पता उसमें √2 की वैल्यू रखनी हो। बोलिए तो अच्छा सवाल है। अच्छा अब देखो यही सवाल ज्यादा टफ लगने लग गया ना। क्यों लगा क्योंकि इसमें क्या घुसा थी काइनेमेटिक्स। भाई इस क्वेश्चन में तो क्या था टफ नहीं है अच्छी प्रोफाइल हो गई। इसमें तो क्या था V1 V2 खुद नहीं देते सवाल में तो प्रॉपर एलएलएम का सवाल हो गया। इसमें V1 V2 भी हमें ही निकालनी पड़ेगी। ये सवाल किसका है काइनेमेटिक्स की RC और यही मैकेनिक्स की खास बात होती है। यहाँ जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो आपको पुराने चैप्टर का कुछ ना कुछ मसाला जरूर मिलेगा। अच्छा 12th की फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। वहां 2 चैप्टर्स डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। जैसे मान तुम पढ़ोगे ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स के अंदर वहां करंट थोड़ी आ जाएगी। तो 2 डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। 11th की फिजिक्स में इसलिए ट्रिकी होती है 11th की फिजिक्स। इसमें क्या होता है चैप्टर्स लिंक होते हैं क्लब होते हैं। तो अगर आपको कोई एक चीज नहीं आती है तो आपको हर चैप्टर में थोड़ा प्लस माइनस चलता रहेगा। √2 का मान कैसे रखें बेटा याद रखो √2 का मान होता है 1.41 याद है तो बस ये रख दिया मैंने यहाँ पर। और √3 का होता है 1.73 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़िए। किसने एक भी क्लासेस नहीं छोड़ी अब तक बेसिक मैथ वेक्टर की। मतलब बेसिक मैथ वेक्टर के नोट्स कंप्लीट है इसके एकदम कंप्लीट है। नोट्स आप खुद के नोट्स ऐसे नहीं मेरे नोट्स मुझे दे रहे हैं कॉपी में लिखे हुए हैं ना नोट्स किस के लिखे हुए हैं तुम्हारे कॉपी बताना मुझे ना बेटा और एक तेरी बताना एक तेरी बता देना इसकी ठीक होगी राइटिंग। हाँ नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बड़ा होता क्या है क्वेश्चन में कई बार क्या करता है वो पानी का जब केस लिक्विड का उसमें मास नहीं होता है। सवाल ये रहेगा टक्कर होती रहेगी लेकिन अब टक्कर किसकी होगी मान लो वाटर की हुई तो वाटर के केस में फॉर्मूले तो वही होंगे mv/t पर वाटर के केस में क्या नहीं होता है मास नहीं होता है। लिक्विड के लिए मास डिफाइन नहीं होता लिक्विड के लिए वॉल्यूम होता है। क्या होता है तो मुझे मास को गायब करना पड़ेगा किसकी फॉर्म में वॉल्यूम की फॉर्म में। तो हेडिंग लिखिए इफ dm/dt इज नॉट गिवन if m/t if heading है if m/t is not given अगर m/t नहीं दे रखा हो तो मैं लिख रहा हूं मेरी तरफ ही देख रहे हैं क्या if m/t m के नीचे t लगा दो m/t is not given कि फॉर्मूले में जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े कॉलिजन के उन सब में m/t आएगा। कोई सा भी केस हो उसमें क्या आएगा m/t तो आएगा। अब m/t सवाल ने दिया ही तो फिर कैसे सोचेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ध्यान से बात कर दूं पानी के केस में क्या होने वाला है बेटा पानी के केस में क्या नहीं होता है मास नहीं होता है। अब मुझे एक फॉर्मूला है फिजिक्स का केमिस्ट्री का मास बराबर होता है या फिर डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम पक्का। तो यहां से बोल सकते हैं कि मास क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू। अब
पानी की जो डेंसिटी होती है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो सबको याद होनी चाहिए। याद है आपको पानी की डेंसिटी कितनी होती है? पूरा यूनिट के साथ जानती, वन से क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि काम आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में। और ऐसे याद नहीं होना चाहिए कि 1 नहीं, 1 क्या यूनिट के साथ 1 ग्राम पर सीसी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। किसकी है? पानी की है। तो डेंसिटी हमें अपने आप मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब देखिए जब पानी आएगा वो किसी पाइप के थ्रू आएगा, बोलिए। मान लीजिए पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, कितना दे रखा सवाल ने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए क्या है इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इस तरीके से, ये जो है ये एरिया क्या दे दिया? ए। मुझे क्या डिफाइन करनी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? मान लो इसकी लेंथ कितनी है पाइप की? एल। तो वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। बोलो एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना? ए। लेंथ कितनी? एल। तो क्या हो गई? ए। अरे बोलो। अच्छा, इससे जो पानी निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो पानी बाहर आ रहा होगा इस तरीके से, जो पानी है इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी है? v। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला आया था उसमें मुझे हर फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना होता है? m/t। ना m दे रखा होगा ना टाइम। अच्छा, m को कैसे लिखा? डेंसिटी इनटू, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय t। ध्यान रहे बड़ा v वॉल्यूम का है और छोटा v वेलोसिटी का है। बड़ा v वॉल्यूम का और बड़ा v वॉल्यूम का और छोटा v वेलोसिटी का। बहुत ही सुंदर। वॉल्यूम की वैल्यू a इनटू l बाय t। अब अगर इसको ध्यान से देखिए ये क्या है? स्पीड हो गई। फिर पानी की वेलोसिटी क्या मानी है? कांस्टेंट। और चलना कितना है उसको? l। कितना? तो टाइम कितना लग रहा है? t। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी। तो ये m/t क्या बन गया? रो a v। खत्म। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अब तक इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन में जहां जहां अब तक क्या था उस m/t को क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस। किससे? रो ए बी से। यहां पर रो क्या है? तुम्हारी या मेरी? डेंसिटी ऑफ वाटर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बी क्या है? बी क्या है? क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें कि मान लीजिए एक दीवार है जिससे किसी पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है, लेट्स सपोज पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, जो पानी इससे आ रहा है उसकी वेलोसिटी है v, और टकराने के बाद ये v वेलोसिटी से पानी आ रहा है, ठीक है ना? टकराने के बाद पानी सेम स्पीड से क्या आ रहा है? वापस रिबाउंड हो रहा है। सेम स्पीड से रिबाउंड हो रहा है। ये अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? रो। बताना है एवरेज फोर्स कितना लगेगा दीवार पे। तो तुम्हें तो बिल्कुल पार्टिकल मान के ही करना है। क्या मान के करना है? अगर हम पार्टिकल मानेंगे तो कौन सा केस हो गया? थर्ड हो गया कि v से जाए और v से आए। तो हम तो हमारे पार्टिकल को मानते हुए क्या आंसर लिखते बच्चों? 2mv/t। तुम्हें नहीं आया? क्या लिखेंगे? 2mv/t। अच्छा, यहां क्या गायब करना है? m/t की जगह क्या लग दूं? रो ए। क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 रो ए। तो लोगों को बड़ा टफ लगता है ये सवाल। कुछ भी टफ नहीं है, आपको केवल वो केस याद रखना है। उन केसेस में m/t को क्या कर दो? गायब। किससे? रो ए। ए क्या है? सवाल दे देगा। बी क्या है? वेलोसिटी। और रो या तो दे देगा या फिर याद होनी किसकी? पानी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। केस तो वो भी उसका v1 से आया, और वो चारों केस तो हम ही बन सकते हैं। पाइप को कैसे लगा दूंगा? टेढ़ा।
तो y बस हो जाएगा 2mv cos थीटा। वो सारे केस तो लग ही सकते हैं। लिखिए क्या लिखना है, ये लिखना पूरा। पानी टकरा के वापस कैसे आएगा? यहाँ परफेक्टली इलास्टिक तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। सब कौन सी कंडीशन है? आइडियल कंडीशंस। इलास्टिक ऐसे तो कभी भी तो बॉल को जब फेंकता है क्या सेम हाइट पे आती है? तो पढ़ते ना फिजिक्स में तो शब्द होता आइडियल। पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ आइडियल गैस पे, वो चल जाएगी। फिजिक्स वाले को कुछ बात करें आइडियल की नहीं, ये आप समझिए, मैं इसको प्रॉपर बेस पे पढ़ा रहा था, वहां का पहला टॉपिक चल रहा है ऑप्टिक्स। अब हुआ क्या, कई बच्चे तो बहुत कहते हैं ध्यान लगा के बैठते हैं, इतनी तक नींद में होते हैं, तो खड़े होकर मुझसे क्या बोलता है, सर ये कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस? समझ लो आप उसका लेवल, उसको समझ नहीं आ रहा है पाइप है, वो कहता है कॉन्वेक्स लेंस से रेज निकल रही है। क्या बोल सकता हूँ, उसका आंसर करता मन करता पाइप लगा दो उसी के मुंह पे। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा। तो तुम्हें मुद्दे की बात याद कर रखनी है कि m/t को क्या बना दो, रो ए v क्या है, वेलोसिटी या वॉल्यूम, वेलोसिटी याद रखिएगा। हाँ भी लिखते रहिए फटाफट। तो आज आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया ग्रोथ 1 2 3 के साथ बैठने का, और आप मेरे ख्याल से धन्य हो गए ना आप लोग, बहुत धन्य हो गए होंगे ना। मैं जितनी तारीफें तुम्हारी उनके सामने करी है, क्या वो साक्षात सही थी? और तुम्हारी सामने जितनी उनकी तारीफ की थी, क्या वो साक्षात सही है? वो तारीफ का मतलब यहाँ पर कैमरे में जाना है ना, समझा करो। तारीफ का मतलब समझ गए ना, तारीफ इक्वल टू बेइज्जती। तो यहाँ पर आपने देखा वो कितने जबरदस्त तरीके से अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, सारी की सारी की पावर एक्स। हाँ वही तो है उसमें की उस क्लास में, लेकिन जो अच्छे हैं पढ़ने वाले वो भयानक है, भयानक मतलब वो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप तो उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है ऐसे बैच में भी। ये बिल्कुल वैसे से कहानी नहीं होगी जैसे कि मान लो कोई धुएं का गुब्बारा हो, उसमें अलग से कोई घोड़ा लेके आया, फिल्मों में नहीं होता कोई अचानक बम विस्फोट हो रहा है, उस पर अचानक हीरो बच गया, ऐसा उस रूम में। उस बैच में 2-4 बच्चे काफी अच्छे हैं, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बायोलॉजी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, बाकी तो सब क्या है रेगिस्तान के ऊंट है।
7 दिन का एक साथ सो लेते हैं, 7 दिन का एक साथ खा लेते हैं, और आप और ऐसे नींद लेते रहे, बोलो क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है। ये तो बेसिक बहाना है ही आजकल। किसी को नींद आ रही होती है 2 रीजन से आती है, सर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है, 2 ही रीजन से नींद आती है। मतलब बहाने के पर्पस से। नींद का रीजन तो दूसरा है, लेकिन बहाने 2 ही होते हैं ऑन द स्पॉट। और देखो बहाने कुछ ऐसी चीज होती है जो आपको कुछ सिखाता नहीं है, वो आप खुद ब खुद सीखते हो, क्योंकि वो जिंदगी की जरूरत है। भाई किसी ने सांस लेना सिखाया, कभी सांस लेना कि बेटा ऐसे सांस लो, नहीं, क्योंकि वो जिंदगी की क्या थी, जरूरत है। जो जरूरत होती है वो हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। मुझे याद है मैं कॉलेज में था, तो मैं बहाने की कैसे होता है, जैसे क्या हुआ कि मैं लेट आया कॉलेज, मतलब स्कूल नहीं कॉलेज में, मैथ्स की एग्जाम होती पीरियड, और मैथ्स का ही हमारी जो मैथ थी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। हाँ प्रोफेसर मैथ थी वहां पर। अब उनकी क्लास में जाने में सब कांपते थे भाई साहब, वो मतलब बेंच पे खड़ा कर देती थी, ठीक है ना, अब पंखा ऊपर, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, पंखा लगे तो लग, तो उस तरीके थी। तो वो अब 8 बजे क्लास होती थी, हम आए 8:15 पर, अब कोई भी अंदर नहीं है। अब मुझे लगा यार मैं 10-12 किलोमीटर रहता दूर में, कितने दूर में आया हूँ, तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूँ। तो मैं दोस्तों का कोई कर ले ट्राई, तो मैं ऐसे कोप से नहीं होते, ऐसे मैं ऐसे देख रहा है, मतलब मेरे को डर तो लग रहा, लेकिन मुझे लगा यार मैं इतनी दूर आया हूँ पेट्रोल चला के, और थोड़ा लगा ना आप उठे भी हो इधर, जस्ट एक ट्राई तो कर लेते हैं, जा क्या होगा, क्या आओ। और उन्होंने मुझे बुला लिया अंदर। अब अंदर पूरी क्लास रहती है ऐसे, और ऐसे थिएटर में होता पूरा 3-4 बजे। मैंने कहा लिफ्ट में आया, तो आने के बाद मेरे से बोले कि क्यों लेट हो गए, कहाँ गए थे, तो मैंने कहा मैं वो कॉलेज की बस लेट हो गई थी। अच्छा मेरे हाथ में हेलमेट, क्योंकि आप प्रिपेयर थोड़ी थे, अरे आप बहाने सोच के आ गए, तो ऑन द स्पॉट मेरे हाथ में हेलमेट। अच्छा बोलते हुए समझ में आ गया कि मेरे हाथ में हेलमेट, और सब लोग भी हंसने लग गए। मैंने बोला अच्छा बस में हेलमेट पहन के आते, अब मुझे क्या बहाना आएगा यार, मैं बहुत ऐसे बोला साइड में, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा मैं वो स्वाइन फ्लू चल रहा है, स्वाइन फ्लू चल रहा है, मैं वो स्वाइन फ्लू चल रहा है, तो घर वाले बोलते जहाँ भी जाओ हेलमेट पहन के जाते। तो ये बहाने, मतलब मैं इसलिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन जो जरूरत होती है, हालांकि उसके बाद मैम ने मुझे 7 दिन के लिए बाहर निकाल दिया, मुझे लगा कि और स्टाइल मार रहा है, लेकिन सच्चाई में कहा बहाना अपने आप आता है आपके दिमाग में। कभी कभी वो फिजिबल होता है, कभी कभी वो फिजिबल नहीं होता, कुछ सिखाता नहीं है। जितनी आपकी उम्र होगी उतना ही आपके बहानों का डेटाबेस बड़ा हो जाता है, होता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लो आप। ऐसे पाइप, ये पाइप रहा है ना, ए एरिया है इसका, रो डेंसिटी है, v इसकी वेलोसिटी है, इस तरीके से आ रही है पानी की बौछार v वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे, और टकराने के बाद इस तरीके से जा रही है किसी सेम स्पीड v से कितने एंगल पे, थीटा पे। मतलब पाइप से पानी आ रहा है, पानी v वेलोसिटी से टकरा रहा है दीवार से, और टकराने के बाद v से वापस आ गया, दोनों तरफ से एंगल कितना है, थीटा, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स हो गया भाई। अब देखने में बहुत भयानक सवाल है, बोलिए, जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, और सब लगता अजीब है नहीं, लेकिन आप उसको पार्टिकल मान के करिए। क्या मान के, पार्टिकल। हमें पता है कि पार्टिकल मान के करते तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला सर आपने बताया, चला के याद करना था, 2mv cos, या थीटा क्या आएगा, दीवार के परपेंडिकुलर से एक तरफ का एंगल। क्या ये वाला एंगल काम में आएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा अपॉन t। सर मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है,
कोई बात नहीं, हमने सीख लिया है कि मास अपॉन टाइम को उड़ा सकते हैं, क्या मान के रो ए बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 2 रो ए बी स्क्वायर sin थीटा। तो ये रटवा नहीं रहता है क्लासरूम में, बेटा जब भी पाइप का सवाल हो तो यही आंसर आएगा, पाइप पार्टिकल होगा तो भी यही आंसर आएगा। बेसिकली m/t को डिवाइड किया है किससे, रो ए बी से। कर पाएंगे? अच्छा ये तो मैंने किसी बनाया ग्राफ में, मतलब लैंग्वेज में नहीं दिया, अब एक सवाल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसमें आपको डिकोड करना होगा बस, इसलिए बेटा a water pipe, क्वेश्चन लिखिए, a water pipe of area 20 centimeter square, a water pipe of area 20 centimeter square is used to eject, eject मतलब बाहर निकालना, is used to eject water, a water pipe of area 20 centimeter square is used to eject water with speed 90 km per hour, with speed 90 km per hour. It strikes to the water, it strikes to a wall and sticks to it, it strikes to a wall and sticks to it, चिपक गया पानी, मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। सवाल पढ़ते रहा करो ऐसे गुड, कि if it क्या लिखा है, it strikes with the wall and sticks to it, if density of water is self understood, if density of water is self understood, then find out average force exerted, then find out average force exerted on wall, then find average force exerted on wall। न्यूटन में निकालना है आंसर ना, न्यूटन में। केस कौन सा हुआ ये केस, थर्ड फर्स्ट हुआ ना, आया और रेस्ट पे आ गया, हाँ तो कौन सा केस हुआ, हाँ तो कौन सा केस है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिखा तुमने, 1000 लेंगे ना यार, कितना है, इसलिए नहीं आया आंसर, 1250। बस यही फर्क है उस क्लास में, उस क्लास में 4 बच्चे 5 बच्चे आंसर दे देते हैं, बाकी तो वहां यहाँ भी नहीं कर रहे, वहां भी नहीं कर रहे, बाकी तो हाथ मिला रहे हैं। सबको पता करना क्या है, क्या है आंसर, देखिए सबको पता आंसर ये लगाना है, पहले पार्टिकल मान के सॉल्व करो, तो क्या लगाना है, एम वी बाय टी, ये लगाना है। अच्छा मेरे पास क्या नहीं है, एफ बाय टी, क्या मान लो इसे, रो ए और बी बी स्क्वायर, ये आंसर है।
ये सबका आ गया होगा ना, ये सब अब गणित लगानी, रो ए बी, इसका वैल्यूज को पुट करना है। अब रो कितना है, केजी पर मीटर क्यूब में 1000, एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10 की पावर -4। ओहो यही तो नहीं आता सर हमें, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे मीटर में तो कैसे करोगे, 20 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -2। हाँ तो 20 इंटू 10 की पावर -4, ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बस मैक्स से करना कर दिया था। इंटू वेलोसिटी कितनी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, पूरा वो सवाल में कन्वर्जन था। 5/18 ये कितनी आ जाएगी 25। अब 25 का स्क्वायर है बच्चों, तो 25 इंटू 25। अब बताओ मैं कैसे काम इसको, 1 2 3 4, 4 से 4 गया, 625 इंटू 2 1250। क्या गलती हुई, 10 का -4 नहीं किया होगा ना, -3 कर दिया। अब याद रहेगा। अच्छा mm होता तो mm, जैसे ऐसा होता हमारे का 20 mm स्क्वायर -6। एक में देखा करो, एक में कितना होता है, 10 -3, 3 क्या है स्क्वायर, तो क्या हो गया -6। अच्छा क्यूब होता है ये, तो 3 इंटू 3 10 की पावर -9। अरे 3 की पावर 3 हो गया ना, सॉरी 27। नहीं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 9, पावर तो मल्टीप्लाई होती है, 23 जा 9, जैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई तो करिए, 2 2 जा 4। चल आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एडिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा एक सवाल और कर लो पहले, ना मत देखो बुलेट वाला। मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनना बेटा, ये एक दीवार है ना, इस दीवार पे यहां से गन से मान लीजिए ट्रिगर हो रही है क्या बुलेट्स। अभी ट्रिगर हो रही है इसमें, अब देख ये ट्रिगर करी, मान ली एक बॉल निकल रही है, मतलब बुलेट निकल रही है m से, ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से 20 से गई, टकरा के वापस कितने से आ गई 20 से। एक बुलेट की बात है, ऐसे मान लीजिए कितनी बुलेट निकल गई 10 बुलेट पर सेकंड, 10 बुलेट्स पर सेकंड, इसका नाम क्या होगा, मशीन गन। क्या ये मशीन गन। ध्यान सुनना बेटा सवाल देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज फोर्स ऑन दीवार, तो कितना लिखेंगे एवरेज फोर्स, कौन सा केस हो गया सेकंड, क्या लिखेंगे 2mv/d। ये कितनी बुलेट का है, एक बुलेट का, कितनी बुलेट का है, कितनी बुलेट गई है 10 नहीं गई, मान लो n गई है n। अब ये n/t क्या है, n/t नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, व्हाट इज n, नंबर ऑफ बुलेट्स, n इज नंबर ऑफ बुलेट्स, t पर सेकंड, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया 10, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। इस पूरे को क्या बनाओगे 10, तो 2mv into पक्का समझ आया। अब बच्चा खुद पूछो, समय तो दिया ही नहीं इसमें, दे रखा है ना बुलेट्स, तो कितने समय में पूछा होगा 1 सेकंड।
पक्का? अच्छा बोलता 10 बुलेट्स पर मिनट, तो 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितनी है 60, और नीचे चाहिए क्या मुझे सेकंड, तो क्या करना पड़ेगा 60 से। ये सवाल नहीं था, सवाल आप बनाओ ऐसे। मान लीजिए एक डिस्क है, डिस्क जानते हो वो जो अपन खेलते थे गार्डन में, मान लीजिए कितने मास की है, कैपिटल एम मास की, वो हवा में, तो सोच हवा में अगर वो रुकी हुई होगी तो हवा में नीचे कौन खींच रहा होगा, धरती माता, उसे कोई ना कोई फोर्स करना पड़ेगी चाहिए ऊपर से, पहले फील करो एक बार, ये कहाँ आ रही होगी, ये छत बीच में है कहीं पे, कहाँ आ रही होगी। पक्का? मैं सवाल कर रहा है कि डिस्क इज फ्लोटिंग, फ्लोट शब्द का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, फ्लोट का मतलब होता है एफ नेट क्या हो जाए 0, फ्लोट शब्द का मतलब क्या होता है नेट फोर्स 0। मैं बोलूंगा डिस्क इज फ्लोटिंग इन एयर, इसका मतलब नेट फोर्स, तो कैसे हो रहा होगा यार, कोई ना कोई फोर्स कहां से आ रहा होगा नीचे से, जो कहां लगा होगा ऊपर। तो वो क्या था, उसका पूरा सवाल ये था कि नीचे से बुलेट्स आ रही है, क्या आ रही है बुलेट्स, छोटे मास एम की, ये बुलेट ऐसे आती है किसी वेलोसिटी v से आई, और टकरा के उतनी वेलोसिटी से क्या जाती है वापस। सेम ऐसे ही दूसरी बुलेट भी आती है ऐसे, कितनी स्पीड से आती है v से, ऐसे ही बुलेट्स भी आ रही है, टकरा के इधर आ रही है कितनी से v से। बोलो तो सोच बुलेट का फोर्स नहीं लगा होगा क्या, कहां लगा होगा डिस्क पे ऊपर, तो उस पर एक फोर्स कहां लगा है ऊपर, फोर्स ड्यू टू बुलेट। तो पता है जिसके साथ क्या हुआ होगा, इस डिस्क पे नीचे धरती माता तो क्या लगा रही होगी कैपिटल mg, mg फोर्स लगता है ना एक तो बड़ा भी, mg फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कहां लगता है नीचे, तो ये नीचे लग रहा होगा, कौन खींच रहा है ये धरती माता, इसे कौन बैलेंस कर गया होगा बुलेट्स का। पर ध्यान रखिए कौन सा है, किसका, डिस्क का, वो बैलेंस कर देते हैं। अच्छा पूछा गया आपसे कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी चाहिए इसको रोकने के लिए हवा में, तो क्या करेंगे mg बराबर f ड्यू टू बुलेट्स। समझ में आ रहा है क्या, हमारे लिए ये चीज नहीं होगी कि mg नीचे लग रहा है, और वो मैं पढ़ा हुआ पूरा। अभी सवाल मैंने पहले क्यों कराया, क्योंकि बुलेट्स के साथ साथ कवर अप हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है मुझ पर भी क्या लग रहा है नीचे mg, पर कोई ना कोई फोर्स कहां लग रहा होगा ऊपर, जिससे मैं क्या हो रहा हूँ बैलेंस, वो लगता है नॉर्मल। पढ़ेंगे अभी हम सब कुछ, मेरी बात समझ में आ रही है। इस ऑब्जेक्ट अगर आप किसी बॉल को ऊपर छोड़ते हो नीचे आती है ना, क्यों आती है, इस पे mg लगता है, क्या लगता है mg, तो ये नीचे आ रही होगी ना, इसे किसने रोक दिया हवा में, बुलेट्स ने, दोनों फोर्स को बराबर कर दिया। तो mg बुलेट्स का फोर्स कितना लिखोगे, एक बुलेट का कितना लिखते, तो एक तरीके से दीवार ही तो गई है, अरे ये क्या हुई है दीवार, कितने से गई है, नहीं बोलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, टकराई भी आई कितने से, तो एक बुलेट का चेंज कितना है 2, छोटा एम आएगा यहाँ पर 2mv बाय, ऐसी कितनी बुलेट चाहिए, तो यहां से अपने आप क्या आ जाएगा, सर ये क्या बोल रही है आप, ये एम से एम कट जाएगा ना, ये क्या है मास ऑफ डिस्क, ये मास ऑफ, तो लिखिए सवाल को, ये सवाल लिखो, पहले लैंग्वेज में लिख रहा हूं, a disk is floating in air, a disk is floating in air, a disk is floating in air, floating in air by striking bullets, by striking bullets with speed v, with speed v. If bullets rebounds back with same speed, if bullets rebounds back, if bullets rebounds back with the same speed, then number of bullets per second,
नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड fired to do so. Number of bullets fired per second to do so. क्या करने के लिए? फ्लोट करने के लिए। तो क्या है यहाँ से? क्या पूछा है? सेकंड तो कितना हो गया? टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी 5 2 एम। टाइम कहाँ गया? टाइम कहाँ गया? टाइम की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 सेकंड। लिख लो, पहले लिखना ये कि फ्लोट शब्द का मतलब होता है नेट फोर्स 0। धक्का कैसे लगेगा इस पे? मान लो मैं यहां से फोर्स मारूं, कहां गया ये? तो झटका कहां लगेगा इसका? बुलेट का फोर्स ऊपर लगेगा। रिबाउंड तो होने के बाद डबल हो गया फोर्स। रेस्ट पे हो जाता तो कितना लगता? एमवी। पर लगता तो फिर भी कहां? ऊपर ही लगता। अब रिबाउंड में बॉल प्लस नीचे आ गई ना, लेकिन झटका कितना मिला इसको? 2 एमवी। बुलेट नीचे आ रही है। अरे समझ में आया ये फोर्स ऊपर क्यों आया? डायरेक्शन कैसे निकाली? मैं डायरेक्शन ये बताओ, डायरेक्शन कैसे निकाली? नहीं ऐसे देखा कर, देख कैसे देखा कर, इसको देख, डिस्क को डिस्क पहले किसमें? रेस्ट में। झटका लगा इसके, कहां लगा झटका इसमें? बता, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। बोलो, इस वाली चीज में झटका मारो यहां से, कहां झटका लगेगा? ऊपर ही लगेगा। ऊपर ऊपर जाता नहीं है, और नीचे कौन ला रहा है? एमजी। इसलिए क्या है ये? बैलेंस। क्रिस्पी को तो आगे की तरफ फेंकते हैं ना, ऐसे करके ऊपर कैसे फेंकते हैं ना आगे की तरफ। अच्छा तो यही नियम है उसका, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकेंगे तो मना कर देगी। कहां से लाते हो सवाल? मेरे समझ नहीं आती। मतलब ये इसे सवाल सुनो, ये भाई कहना चाह रहा है विद ड्यू रेस्पेक्ट कि डिस्क तो हम ऐसे फेंकते हैं, अब ऐसे कैसे फेंक रहे हो? अरे डिस्क की जगह पत्थर ले ले। उस डिस्क से क्या? डिस्क उस बेचारे एग्जामिनर ने क्यों लिखी होगी? उसे पता 9 10 के बच्चे सवाल करेंगे तो डिस्क से थोड़ा सा मजा आएगा। डिस्को कर दे इसको। डिस्क यूं फेंकते हैं। तुम्हारे छत से छत खेल रहा हूं मैं तो। मैं एक छत पे हूं, तू दूसरी छत पे, नीचे से बुलेट आ रही है। अब बोल, छत पे खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं। छत पे खेलना तो पाप है, क्या पता गिर गए। क्या है? डॉक्टर बनेंगे ये वही होंगे जो उंगली का ऑपरेशन करते वक्त किडनी निकाल लेंगे। अदरिया फॉर्म खबरें आती हैं कि हाँ कि उंगली का ऑपरेशन कराने गया रोगी, घर आके हुआ पेट में दर्द, पता चला किडनी ही ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, न्यूटन्स थर्ड। फटाफट लिखो। एनालाइज आसान है कि मुश्किल है? और सबसे टफ जो पार्ट था इसका वो क्या हो गया है? ये मतलब ये जो मोमेंटम चेंज वेक्टर आ गया ना थोड़ा सा, अब और भी आसान है। अब रियल एनालिसिस शुरू होगा थर्ड लॉ से। मेरी तो सारी कहानी कौन सी थी? पुरानी थी। बोलो चलिए, थोड़ा जल्दी लिखो यार, मैं सही बता रहा हूँ। तो तुम लोगों की तो कम से कम 10 क्लास करनी चाहिए एक्स्ट्रा। बहुत ही स्लो लिखते हो। जिसको ज्यादा अच्छे नोट्स चाहिए हो क्या करना, ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, पॉज करके लिख देना, आज ही आ जाएगी। हाँ क्या लिखिएगा बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड। देखिए फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया? बातें मत करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? फोर्स क्या है। दूसरे ने क्या बताया?
फोर्स कितना है, तीसरा बताएगा कि फोर्स कैसा है, कि फोर्स क्या होता है, एक्शन रिएक्शन। पहले कुछ बातें लिख लो इसमें फटाफट लिखो। फॉर एवरी एक्शन फोर्स, फॉर एवरी एक्शन तो ब्रैकेट में फोर्स, फॉर एवरी एक्शन ब्रैकेट में फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, फॉर एवरी एक्शन ब्रैकेट में फोर्स ब्रैकेट बंद, there is equal and opposite, there is equal and opposite reaction force, reaction फिर ब्रैकेट में वापस से force। ये सबको पता है और बेसिक सी डेफिनेशन है क्लास की कि हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अच्छा भी है क्या एक्शन रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए कितने फोर्स आए, दो, कितने आए, कितने फोर्स आए थे, कौन कौन सा, एक मेरे ऊपर और एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर। बताइए कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन, मैंने जो मारा वो और आपने जो दीवार ने मारा जो, इधर आप मुझे खींचना, खींच आना नहीं क्या थोड़ा धीरे है ना, खींच कर तो तनाव सा रहेगा हाथ में बस। अब देखिए पढ़ाता हूँ तो पढ़ लीजिए, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं। हाँ खींच थोड़ा सा देख। अब कितने फोर्स है यहाँ पर, कैसे, एक तो मैं भी तो खींच रहा हूँ इसे और ये मुझे खींच रहा है, बताओ कौन सा एक्शन कौन सा रिएक्शन, कौन सा एक्शन है। इससे पूछोगे बोलेगा मैं जो लगा रहा हूँ, खुद जो लगा रहा है वो क्या है, एक्शन। और मुझसे बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा मैं जो लगा रहा हूँ वो क्या है, मैं क्यों दूं, समझ में आया। There is no meaning of action and reaction in the definition। अरे एक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ डिले हो, ये थोड़ी कॉज और इफेक्ट थोड़ी है। भाई मैंने किसी को चाटा मारा, वो रोया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स सम टाइम टू हैपन। या दोनों फोर्स क्या आ रहे हैं, साथ साथ आते हैं, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्शन है। ये थोड़ी मैंने मारा इसके इफेक्ट से एक और फोर्स आया, नहीं, दोनों फोर्स क्या थे, साथ साथ। तो फिर एक्शन रिएक्शन शब्द क्यों लगाए गए, वो सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए है कि फोर्स कितने हैं, अब मैंने जो मारा अगर उसे एक्शन बोलोगे तो मेरे जोड़े का दूसरा फोर्स का नाम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने मारा वही केवल क्या है, कुछ फील नहीं आई बात। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्शन है रिएक्शन। मैं बोलूं कि दो फोर्सेस है एक्शन, ये यहाँ पर एक बोर्ड पर एक मुझ पर, कौन सा एक्शन है नहीं पता, पर अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा वाला क्या है तो इसका वाला अपने आप, पर इसका वाला एक्शन तो मेरे वाला। तो एक्शन रिएक्शन केवल दुनिया में अपना अपना जोड़ा पता करने के लिए है कि मेरा पेयर वाला फोर्स कौन सा है, उसे क्या नाम दिया, रिएक्शन। पर रिएक्शन शब्द का कोई मतलब, क्योंकि रिएक्शन कब आता है जब कोई कॉज इफेक्ट हो, कि मैंने किसी को चाटा मारा, उसके कॉज से इफेक्ट क्या है कि वो रोया, दिस इज रिएक्शन। तुमने किसी को पैरासिटामोल दिया और उसको रिएक्शन हो गई, बोलते नहीं रिएक्शन हो गई दवाओं की, तुरंत हो जाएगी क्या वो, इट टेक्स सम मिलीसेकंड में लगे, लेकिन फोर्स दोनों क्या आएंगे, साथ साथ आएंगे, क्या आएंगे, तो फोर्स में एक्शन रिएक्शन का कोई मतलब नहीं। क्यों हो जाएगा, फिर एक्शन रिएक्शन का मतलब नहीं होना, इसलिए तो there is no meaning of motion and rest, absolute rest and motion। क्यों नहीं है, हर फ्रेम में डिपेंड करेगा, ऐसे एक्शन रिएक्शन का ही मतलब नहीं है। बोलो तो लिखो पहले लाइन, पहले लाइन लिखना, नो सिंगल फोर्स, कोई भी सिंगल फोर्स दुनिया में पैदा नहीं होता, सारे फोर्स कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। तो नो सिंगल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन नेचर, नो सिंगल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन नेचर। नीचे की लाइन से फटाफट लिखना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन वर्ड इटसेल्फ, there is no meaning of action and reaction word itself।
there is no meaning of action and reaction word itself. करी गई थी हमेशा, और क्या? तो अगर वो सबसे डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट आ जाएगी। There is no meaning of action and reaction word itself because there is no time gap. Because there is no time gap between the two forces. Because there is no time gap. Because there is no time gap between the two forces. Because there is no time gap between the two forces. ठीक है? हाँ बेटा। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को लगते हैं। तुम ऐसा मान के चलो तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम खुश रहोगे। मैं सबसे कहूंगा तेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर पक्का मिलेगा। नीचे लाइन से लिखो। अब देखिए बेटा कि दो फोर्सेस तो है, तो हमेशा दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन ही हो जाएंगे क्या? भाई एक्शन रिएक्शन उस कंडीशन होनी चाहिए। तो लिखो two forces are said to be action reaction if two forces are said to be action reaction if two forces are said to be action reaction if number 1 must have same magnitude, must have same magnitude. Number 2 must have different direction, must have same magnitude. Number 2 must have different direction, different नहीं opposite लिखो, different मत हो, must have opposite directions. Number 3 must act on different bodies, must act on different bodies in which between which must act on different bodies between which interaction occurs, between which interaction occurs, between which interaction occurs. And number 4 their nature must be same, their nature must be same. बात समझ में आ रही है? अब सुन लेना, सभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अभी आप याद रखिए जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ध्यान सुनना, इस पर्सन पर दो फोर्स लगा दी गई। इधर से लगाया एक F1 कितने का 5 न्यूटन, इधर लगाया F2 कितने का 5 न्यूटन। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है? देखो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो क्या दो चीज होनी चाहिए थी क्या? अगर दो ही चीज होती तो ये दोनों क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन। नहीं, ये एक्शन रिएक्शन, क्योंकि तीसरा पॉइंट क्या है? मस्ट एक्ट ऑन, मतलब ये डिफरेंट बॉडीज में थोड़ी है, ये तो किस पे है? सेम बॉडी पे है, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन देखो अलग अलग आए थे, एक किस पे आया? मुझ पर, और एक किस पे आया? व्हाइट बोर्ड पर। ये थोड़ी थी दोनों फोर्स मेरे पास आए थे। तो मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज जिनके बीच में क्या हुई है? इंटरेक्शन, जिनके बीच में क्या हुई है? इंटरेक्शन। ये 5 न्यूटन जिस बंदे ने लगाया होगा उस पर एक जो फोर्स गया होगा वो इसका क्या होगा? एक्शन रिएक्शन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? क्या दोनों एक्शन रिएक्शन है? तो F1 and F2 are not एक्शन रिएक्शन। क्यों? एक्ट ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी पे तो वैसे खत्म हो गए। बोलो एक्ट ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं हो सकते। किसको होना चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट बॉडी मतलब कौन सी? इंटरेक्शन जिससे हुआ है। किससे हुआ है? इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक बार बना दो, ध्यान सुनो, शायद आपने नई चीज सीखी हो, पहले गलत पढ़ा हो।
ये एक रस्सी है, रस्सी मतलब ये एक पर्सन है ना, ये पर्सन है ना ये रस्सी है। ठीक है ना, इन दोनों ने रस्सी पकड़ रखी है, मान लीजिए इस तरीके से रस्सी पकड़ रखी है। अब मुझे बताओ इस रस्सी पर जो फोर्स आ रहा होगा, मान लीजिए रस्सी पर फोर्स कितना आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है 5 न्यूटन, ठीक है ना, इस पे ये कितना है 5 बोलो, और इसको इधर से कोई और भी खींच रहा है कितने से 5 से, मान लो इसको नाम देता हूं मैं F1। अब मुझे बताओ क्या ये T और ये F1 क्या ये एक्शन रिएक्शन है? क्यों? सेम बॉडी पर है। क्या अपोजिट डायरेक्शन है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है? पर भैया केवल ये दो कंडीशन ही काम नहीं करती, तो सर रिएक्शन एक्शन वाला कोई तरीका बताओ। हाँ देखो वो देखते हैं। मान ले दो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? दो चार्ज, ये चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों प्लस क्यू है। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, सबको पता है। ये कहेगा इससे कि ये कहां जाए? दूर जाए, क्या नाम दे तो मान लो F, और ये कहेगा इससे कि ये भी कहां जाए? दूर जाए, ये भी क्या है? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है? दोबारा सुनिए, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? क्या डायरेक्शन अपोजिट है? क्या बॉडीज डिफरेंट है? दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन। क्योंकि इंटरेक्शन किसके बीच हुई है? इन दोनों के बीच, तो बॉडीज का रिएक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन दोनों की होगी। मान लो इस पे दबी लगा दो मैं, ये मान लो कितना है 5 न्यूटन, ये भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, इसे F2, ये F1 और ये F3, 5 न्यूटन। अब मुझे बताओ क्या F1 और F3 एक्शन रिएक्शन है? क्यों? सेम बॉडी। क्या F1 और F2 एक्शन रिएक्शन है? हाँ। और चाहे इंग्लिश में बोल के देखो, इंग्लिश में अपने आप ही लग जाएगी। ये किसने लगाया F1? नहीं, किसने लगाया? 2 ने। तो क्या बोलेंगे इसे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो सर रिएक्शन क्या बनना चाहिए? फोर्स ऑन 2 पर आएगा ड्यू टू। इंग्लिश से बोल रहे हो, इंग्लिश से। ये किसने लगाया? किस पर लगाया? ये 1 पे। किसने लगाया? इसका अंग्रेजी बनाओ, फोर्स ऑन ड्यू टू 2, और इसका रिएक्शन क्या होता? फोर्स ऑन, तो दूसरी बॉडी पे है ना, फोर्स ऑन 2। समझ में आया? तो हमने कंफ्यूजन दिमाग से हटा देना, जो बोल रही थी कि 5 से गया तो उस पर जो फोर्स लगा हुआ एक आगे की दिशा में, जैसे जब बॉल टकराती है ना ऐसे, ये बॉल टकराई तो यहाँ पर टकरा गए तो 2 फोर्स आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? इस दीवार पे कहां आ रहा है? आगे, और इस बॉल पर कहां आ रहा है? पीछे। तो पीछे आ रहा है इसलिए इसका मोमेंटम कहां चेंज होता है? इस दिशा में चेंज होता है। बोलो। और ये दीवार फिक्स है इसलिए कहां नहीं जा पाती? आगे। अगर दीवार के लिए कोई आदमी होता है तो जैसे आदमी को कोई चीज आगे टकराती है कहां जाता है? पीछे। नहीं समझ में आया? जब अपन फायर करते हैं बुलेट से, हमारा हाथ कहां जाता है? पीछे, क्योंकि बुलेट्स पर फोर्स कहां आया? वो आगे। कहां आया होगा? और गन पर पीछे, और गन मेरे हाथ में तो मुझे पर हाथ फोर्स लगेगा पीछे, तो उतना ही फोर्स मुझे आगे रखाना पड़ता है गन को रखने के लिए। ओहो, समझ में नहीं आया? 3 फोर्स है यहाँ पर। कितने? इस फिनोमेना में 3 फोर्स है, एक बुलेट पर, एक गन पर, और एक हाथ से गन पर। कितने? 3। अब बताना मुझे, पहला किस पे? पहले 5 न्यूटन, तो उसका रिएक्शन किस पे होगा? कितना? कहां? पीछे। अब उसे रोकने के लिए हाथ कितना लगाएगा? मजा नहीं आया? अब इनमें कौन सा एक्शन रिएक्शन बताना इन तीनों फोर्सेस में? बुलेट वाला और वो दोनों क्या है? एक्शन। नहीं आया? वापस आ जाओ डॉट। हाथ और गन के गन और बुलेट, गन और हाथ और गन, बिल्कुल। हाथ और गन के बीच वाला भी क्या होगा? एक्शन। अब समझ जाए। अब खींच, मान ले मेरे 5 लगा है ना, इधर से कोई खींच रहा है 5 से, खींच थोड़ा सा,
और इधर से भी 5। क्या ये 5 और ये 5 एक्शन रिएक्शन है? और क्या ये 5 और ये 5 एक्शन रिएक्शन है? क्योंकि ये जो 5 लगाया वो किसने लगाया? इसने। दूसरा रिएक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी होगी। बोलिए। कुछ समझ में आया? तो एक्शन रिएक्शन की क्या जरूरी, चारों घंटे समझ में आ गई? रिबाउंड तो इसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ये फोर्स कहां लग रहा है? तो बॉल को कहां लेके जाएगा? उधर तो लेके जाएगा। अरे नहीं, ये फोर्स तो सेम रहेगा, ये एफ और ये एफ। हाँ अब बोलो। मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स आया ना, बॉल टकरा के वापस आई, तो मोमेंटम चेंज से फोर्स आया है। फोर्स बराबर क्या होगा? डेल्टा पी। अब डेल्टा पी इस दिशा में हुआ होगा, मान इधर कितना था? 10, इधर कितना था? 15, तो चेंज कितना आया? 5। इधर आएगा फोर्स। आगे बढ़िए। तो क्या समझे हम? एक्शन रिएक्शन। अच्छा, एक और जो बच्चे को वो होता है कंफ्यूजन, हालांकि तुम लोगों ने तो पढ़ाई नहीं है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। नॉर्मल और एनर्जी वाला, ये ब्लॉक है, इस पर एनर्जी का लग रहा है, पता होगा कई लोगों की इस पर सब पे सुपर फोर्स लगाती है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो क्या नॉर्मल और एनर्जी एक्शन रिएक्शन है? दोनों किस पर है? सेम। ठीक है, जैसे मैं नीचे में रुका हुआ हूं ना अभी, तो मुझ पे नीचे जो धरती माता लगा रही होगी उतना ही कौन लगा रहा है? ग्राउंड। कहां? ऊपर। मतलब 100 न्यूटन में जमीन पे लगा रहा हूं, तो जमीन मुझ पे कितना लगा रही है? 100। तो क्या एक्शन रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि 100 उस पर कौन लगा रही थी? आर। और ये 100 कौन लगा रही है? जमीन। दोनों किस पे? सेम बॉडी। अरे ये एमजी भी किस पे? ब्लॉक पे। और ये जमीन जो लगा रही है वो भी किस पे? ब्लॉक पे। टू बी कंटिन्यू, ये लिख लो। चलिए।